विद्यार्थियों, अब हम पढ़ेंगे केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध। भारतीय संविधान के 11वें भाग के दूसरे अध्याय में केंद्र और राज्य के बीच प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 73 के अनुसार केंद्र की प्रशासकीय शक्ति उन विषयों तक मानी गई है जिन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को दिया गया है। इसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 162 के अनुसार जिन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को सौंपा गया है, उन विषयों पर प्रशासनिक शक्ति या प्रशासनिक सत्ता या प्रशासनिक अधिकार राज्यों को प्रदान किया गया है। समवर्ती सूची के जो विषय हैं उनके संबंध में प्रशासकीय शक्तियां जो हैं साधारणतः तो राज्य सरकारों को सौंपी गई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी संविधान के द्वारा या संसद के द्वारा संघ सरकार को कुछ शक्तियां सौंपी गई हैं, जिनके आधार पर संघ सरकार जो है राज्य इन विषयों पर भी राज्य की प्रशासनिक शक्तियों में हस्तक्षेप कर सकती है, उनको सीमित कर सकती है। केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंधों को दो वर्गों में विभाजित करके हम पढ़ सकते हैं। पहला है कि राज्य के ऊपर संघीय नियंत्रण के उपाय, और दूसरा है राज्यों में परस्पर सौजन्य स्थापित करने के उपाय। सबसे पहले हम पढ़ेंगे राज्यों के ऊपर संघीय नियंत्रण के उपाय। देखिए, संकट काल के समय तो पूरे संघीय सरकार राज्य की सरकारों के ऊपर संघीय सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो जाता है या पूर्ण सत्ता स्थापित हो जाती है, परंतु साधारण काल में सामान्यतः राज्य सरकारें जो हैं वो अपने क्षेत्र में रहकर जो है अपने क्षेत्र में कार्य स्वतंत्रतापूर्वक करती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हम कह सकते हैं कि साधारण काल में भी कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनके द्वारा राज्य सरकार की शक्तियों को संघीय सरकार के द्वारा नियंत्रित किया जाता है या सीमित किया जाता है। उनमें पहला है राज्य सरकारों को निर्देश। सामान्यतः तो एक आदर्श संघीय व्यवस्था के द्वारा राज्य सरकार को संघीय सरकार के द्वारा निर्देश देना एक आदर्श की बात नहीं है, गलत है, लेकिन इसके बावजूद भी हम कह सकते हैं कि चूँकि भारत शासन अधिनियम 1935 में इस प्रकार की पद्धति को अपनाया गया था, उसी के अनुरूप भारतीय संविधान में भी राज्य सरकारों को निर्देश देने की जो पद्धति है वो भारतीय संविधान के द्वारा अपनाई गई है। तो संविधान के अनुच्छेद 256 में कहा गया है कि राज्य सरकारें अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार से करेंगी कि संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों के क्रियान्वयन में कोई बाधा न पहुंचे, और संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों को क्रियान्वित करने की दृष्टि से यदि संघ सरकार राज्य सरकारों को कोई निर्देश देना चाहती है तो वो इस प्रकार का निर्देश दे सकती है। और हम कह सकते हैं कि जो है जिससे कि संघ के द्वारा बनाई गई विधियों के क्रियान्वयन में किसी प्रकार से बाधा न पहुंचे। और इसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 257 में भी ये कहा गया है कि राज्य सरकार जो है अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग इस प्रकार से करेगी कि उसके प्रयोग से संघ की कार्यपालिका शक्ति के जो है के ऊपर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े या कोई बाधा न पहुंचे। और इस संबंध में जो संघीय सरकार है कोई निर्देश देना चाहती है, यदि उसे ऐसा लगता है कि
उसकी कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में किसी प्रकार से बाधा पहुंच रही है तो वो उस संबंध में जो है कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका को निर्देश दे सकती है। जो संघ की कार्यपालिका जो है वो राज्य की सीमा क्षेत्र में जो भी संचार के केंद्र के जो संचार के साधन हैं, रेल पथ हैं, उनके निर्माण के लिए, उनके देखभाल के लिए और उनके संरक्षण के लिए किसी भी प्रकार से केंद्र राज्य की सरकारों को जो है आवश्यक निर्देश दे सकती है। और केंद्र के इन निर्देशों के कारण जो भी अतिरिक्त व्यय राज्य सरकारों के पास आएगा तो उसका वहन केंद्र सरकार करेगी या उसका खर्चा केंद्र सरकार उठाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राज्यों में केंद्र की जो संपत्तियां हैं उनकी सुरक्षा के लिए जो है केंद्र सरकार राज्य की सरकारों को किसी भी प्रकार का निर्देश दे सकती है। ये निर्देश जो है केंद्र के द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं वो राज्यों के ऊपर बाध्यकारी होते हैं और उनकी पालना राज्य सरकारें करती हैं। और यदि राज्य सरकारें केंद्र के निर्देशों की पालना नहीं करती हैं तो ऐसी स्थिति में केंद्र जो है अनुच्छेद 356 के आधार पर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करके उस राज्य की शक्तियां अपने हाथ में ले लेता है। नेक्स्ट है राज्य सरकारों को संघीकृत सौंपना। अनुच्छेद 258 में कहा गया है कि संघ की सरकार राज्य की सरकार को अपने कृत्य सौंप सकती है। इसी प्रकार से राज्य की सरकारें भी केंद्र को अपने कोई भी कृत्य सौंप सकती हैं। यदि केंद्र की सरकार के द्वारा राज्य सरकारों को अपना कोई कृत्य सौंपा जाता है और उससे जो अतिरिक्त व्यय होता है तो उस व्यय का वहन जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, उसका खर्चा केंद्र सरकार उठाती है। अगला है अखिल भारतीय सेवाएं। देखिए, संघ सरकार की अपनी पृथक सेवाएं हैं, राज्य सरकारों की अपनी पृथक सेवाएं हैं। इसके बावजूद भी कुछ सेवाएं ऐसी हैं जो केंद्र और राज्य दोनों के बीच सामान्य होती हैं और उन्हें अखिल भारतीय सेवाएं कहा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 312 में उल्लेख है कि यदि राज्यसभा जो है अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके किसी भी नवीन अखिल भारतीय सेवा की स्थापना कर सकती है। ये जो अखिल भारतीय सेवाएं जो होते हैं इनका जो वेतन है, भत्ते हैं, वो इन सेवाओं के जो अधिकारी होते हैं उनके वेतन भत्तों का भार जो है राज्य सरकारें उठाती हैं। लेकिन इनकी वेतन श्रृंखला और इनकी उपलब्धियां जो है निर्धारण का अधिकार जो है केंद्र के पास रहता है और इनके विरुद्ध यदि किसी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी है तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार भी केंद्र के पास रहता है, केंद्र सरकारों के पास रहता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अखिल भारतीय सेवाएं जो हैं वो केंद्र के द्वारा राज्यों के ऊपर नियंत्रण रखने का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। अगला है सहायता अनुदान। संविधान के अनुच्छेद 275 में कहा गया है कि केंद्र के द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान दिए जाते हैं और जिसमें जो है अनुदान देते समय केंद्र सरकारें राज्य सरकारों के साथ जो हैं शर्तें रखती हैं और इस प्रकार जो है वो राज्यों के ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित रखती हैं। अगला है आपातकाल की घोषणा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के आधार पर यदि राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा की जाती है तो ऐसी स्थिति में संघ की सरकार का राज्य की सरकार के ऊपर पूरी तरीके से नियंत्रण स्थापित हो जाता है। राज्य सरकारें केंद्र सरकार के निर्देशानुसार ही कार्य करती हैं। इसके बाद है अब दूसरा जो उपाय है केंद्र के द्वारा राज्यों के ऊपर नियंत्रण के संबंध में, दूसरा है कि राज्यों में परस्पर
सौजन्य स्थापित करने के उपाय। इनमें पहला है कि अंतर्राज्यीय नदी या नदी जल संबंधी विवादों का निर्णय, अनुच्छेद 262। देखिए, यदि राज्यों के बीच अंतर्राज्यीय कोई नदी है या उसके नदी के जल के बंटवारा है या कोई घाटी है या कोई जलाशय है, उसके प्रयोग और उसके जल के वितरण को लेकर जो है किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाता है, तो उनके संबंध में निर्णय करने के लिए संसद को जो है एक विधि बनाकर उनका निर्णय करने का अधिकार प्रदान किया गया है। संसद इस संबंध में ये भी निर्देश दे सकती है कि उस संबंध में, उस विवाद के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय या अन्य कोई न्यायालय जो है वो किसी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करेगा या जो है अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं करेगा। अगला है अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना, अनुच्छेद 263। संविधान में अनुच्छेद 263 के तहत कहा गया है कि राज्यों के एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवादों के निपटारे के लिए राष्ट्रपति यदि आवश्यक समझता है तो वो जो है एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है। जून 90 में इसी प्रावधान के तहत जो है अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई है और इसके माध्यम से जो है राज्यों के ऊपर नियंत्रण रखा जाता है। अगला है क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना। संपूर्ण भारत को हम व्यावहारिक दृष्टि से हम कह सकते हैं कि संपूर्ण भारत को 5 क्षेत्रों में, 5 जोनों में बांटा गया है और प्रत्येक जोन के लिए जो है एक क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया है, जो कि वहाँ पर जो है जो भी उस क्षेत्र में एक से अधिक या दो से अधिक जो राज्य हैं उनके बीच विवादों का निर्णय करने का कार्य इन क्षेत्रीय परिषदों के द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो है अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य के प्रावधानों का क्रियान्वयन, अनुच्छेद 307। देखिए, जो अंतर्राज्यीय व्यापार है, वाणिज्य है, उनसे संबंधित जो प्रावधान है, संविधान के जो प्रावधान है, उनके क्रियान्वयन के लिए जो है संघ सरकार को अधिकार दिया गया है कि वो अनुच्छेद 307 के अनुसार जो संसद एक प्राधिकारी नियुक्त कर सकती है और वो जो है उस प्राधिकारी को कोई भी अधिकार और जो शक्तियाँ सौंप सकती है और इस प्रकार से इस रूप में वो राज्यों के प्रशासन में हस्तक्षेप करती है। और अगला है कि कुछ विषय ऐसे हैं जिनका संबंध हम कह सकते हैं दोनों से है, केंद्र और राज्य दोनों से है, लेकिन उन विषयों के निर्धारण के संबंध में जो है अधिकार जो है वो केंद्र के पास है, जैसे निर्वाचन, लेखा परीक्षण और हम ये कह सकते हैं कि राज्यपालों की नियुक्तियाँ। तो इनके संबंध में इन विषयों के निर्धारण का अधिकार जो है पूरी तरीके से केंद्र सरकार के पास है।